गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का टॉपिक है एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। लेकिन ये एक्चुअली टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशंस है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन इस टॉपिक में बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं जो बारी बारी से इस चैप्टर में हम यूज करेंगे। जैसे कि उनमें सबसे पहले आएगा कार्बोकेटाइन, ये कैसे बनता है, इसके फीचर्स क्या है, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, ये सब जानेंगे। उसके बाद में रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन कार्बोधनाइन में पुनर्विन्यास कैसे होता है, रीअरेंजमेंट कैसे होता है, ये बातें हम सीखेंगे। उसके बाद में आपको जानना है सॉल्वेंट के बारे में, ठीक है ना, कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए किसी खास तरह के सॉल्वेंट की जरूरत होती है, विलायक की जरूरत होती है। तो विलायक कैसे कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, उनके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये कुछ रिएजेंट है जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हर किसी रिएक्शन में अपना एक रिएजेंट होता है, तो उन रिएजेंट के बारे में जानेंगे जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होंगे। इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक्स नहीं के नाम से जाने जाएंगे। और इन्हीं से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जैसे इलेक्ट्रोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी, इनको भी सीखेंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को भी आपस में कंपैरिजन करेंगे। तो इन सभी बातों को जानना है, ठीक है ना। उसके बाद ही जाकर के हम स्टार्ट करेंगे एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोकेटाइन से। कार्बोकेटाइन, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कार्बोकेटाइन का मतलब होता है कार्बन पे कैटाइन, कार्बन पे पॉजिटिव, उसी को कार्बोकेटाइन बोलते हैं। अब जनरली होता ये है कि RCH2G, यहाँ पे जो G है ये जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होना चाहिए। कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली ज्यादा, ये कोई हैलोजन हो सकते हैं या कोई भी ऐसा एटम हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, स्पीसीज हो सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली हाई होती है। आपको तो मालूम है कि बॉन्ड को जो तोड़ते हैं ना, तो बॉन्ड का तोड़ना फिशन कहलाता है अंग्रेजी में। और फिशन दो तरह से होता है, और एक होता है होमोलाइटिक फिशन और एक होता है हेटेरोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक समान विखंडन, इसमें फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि हेटेरोलाइटिक विषमान विखंडन में कार्बोकेटाइन भी फॉर्म होता है एज वेल एज कार्बोनाइल भी फॉर्म होता है। जरूरी नहीं है कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइल ही हो, कोई नॉन कार्बन एटम पे भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं कार्बोकेटाइन की, तो जाहिर सी बात है कि विषमान विखंडन हेटेरोलाइटिक फिशन के दौरान ही ये बनेगा। तो जी जो है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से निकल जाता है, और जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या G माइनस आउट हो जाएगा, और साथ में यहां बन जाएगा RCH2+। यही अपना कार्बोकेटाइन है, ठीक है ना। इसकी जो स्ट्रक्चर है ये किस तरह की होती है, आप देखें, ये जो RCH2+ है ये कुछ इस तरह का होता है। मैं इसको यूं समझाता हूं, आप इधर देखें कि ये जो बीच वाला जो कार्बन है ना बाबा जी, ये कुछ इस तरह का होता है। देखें, ये बीच में यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक एल्काइल ग्रुप ऊपर की तरफ लगा है, तो ये एक एल्काइल ग्रुप ऊपर की तरफ लगा हुआ है। एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ आ रहा है, जो ये वाला हाइड्रोजन है जो जिधर से आप देख रहे हो उधर बाहर की तरफ लगा हुआ है। एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन में है, तो मैं कहूंगा कि एक हाइड्रोजन जो है ये बिलो द प्लेन में है। तो कुछ इस तरह से ये ट्रायंगुलर प्लेनर शेप में होता है, बिल्कुल ट्रायंगुलर प्लेनर, आप देखें, ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है साहब, इसमें ये है कि यहाँ पे जो कार्बन है एक एल्काइल ग्रुप यूं लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ है, एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, और इस कार्बन पे वैकेंट p ऑर्बिटल भी अवेलेबल है। तो ये वैकेंट p ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होती है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि इस कार्बन पे एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से इसमें पॉजिटिविटी भी है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह का होता है। इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं, जिनमें से पहला है जो कार्बोकेटाइन होता है, ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब होता है अभिक्रिया मध्यवर्ती होता है, जो किसी रिएक्शन के बीच में बनता है एज ए इंटरमीडिएट। और कोई भी मध्यवर्ती हो, जरूरी नहीं है कि वो कार्बोकेटाइन ही हो, वो कोई भी मध्यवर्ती हो, इंटरमीडिएट बहुत कम समय के लिए बनता है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि इंटरमीडिएट बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत ही कम समय के लिए बनते हैं, इनका जो जीवन है वो बहुत ही कम होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट अपना कार्बोकेटाइन है इस केस में, और ये शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत ही कम समय के लिए बनता है, और जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है,
जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो जल्दी रिएक्शन करेगा। इसलिए जो कार्बोकेटाइन है इंटरमीडिएट है, ये हाईली रिएक्टिव होता है। सेम मैंने बताया ट्रायगोनल प्लेनर होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 का एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल भी है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप देखें कि इस कार्बन के पास में एक एल्काइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है जो अप साइड में है और एक बिलो द प्लेन में एक हाइड्रोजन और है, ठीक है ना। तो आप देखिए कि इस कार्बन के पास में 3 बॉन्ड अवेलेबल है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल है जिसकी वजह से यहां पॉजिटिविटी क्रिएट हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखें कि जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो बॉन्ड पेयर तो 3 ही है ना बाबा जी, ठीक है। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, लॉन पेयर 0, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन एट कार्बोकेटाइन, तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन है नहीं, ठीक है। और इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, आपको तो मालूम है कि इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस कार्बन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल है टोटल, तो 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां ऑक्टेट क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है। भाई अगर कार्बोकेटाइन को कहीं से 2 इलेक्ट्रॉनों का जुगाड़ हो जाए तो तुरंत ही ये खींचना चाहेगा, क्योंकि ये चाहेगा कि मैं 8 इलेक्ट्रॉन अपने कंप्लीट कर लूं ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स भी है। कार्बोकेटाइन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। इसका मीनिंग क्या है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी एक पेयर चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है ना। और आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर लुईस एसिड, यानी एक लुईस एसिड का काम भी करेगा। जो कार्बोकेटाइन है ये एक लुईस एसिड भी है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर भी है। और देखो जिनको इलेक्ट्रॉनों की तलाश रहती है, जैसे कि कार्बोकेटाइन को भी इलेक्ट्रॉनों की तलाश है, ये हमेशा चाहेगा कि कहीं से 2 इलेक्ट्रॉनों का जुगाड़ हो जाए। तो जो इलेक्ट्रॉनों की तलाश जिसको रहती है उसी को इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये टॉपिक डिटेल में हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर भी है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर लुईस एसिड, इलेक्ट्रोफाइल भी है। और देखिए कि इस कार्बोकेटाइन में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग मैं आपसे ये पूछूं कि कौन किस तरह के ग्रुप होंगे जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? तो देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। बोलो क्यों? क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हो सकता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दे। भाई 2 इलेक्ट्रॉन देकर के अगर कोई इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहे तो क्या ये अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर लेगा? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली तो ज्यादा हो जानी है। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमने जीओसी में डील किया है, बोलो +m +h और +i। जो इलेक्ट्रॉन दान करने वाले हैं वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस रखे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये हमने जाना कार्बोकेटाइन कैसे बना है, इसके फीचर्स क्या है, इसका क्या क्या यूज हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्ब धनाइनों का स्थायित्व कैसे देखते हैं ये हम जानते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए हम पहले ही डील कर चुके हैं, हालांकि ये जीओसी नाम के चैप्टर में आपने पढ़ा है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको रियलाइज कराऊं, फिर से मैं आपको एक बार बताऊं कि जो रेजोनेंस होता है ना वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो +m सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद में होता है इंडक्टिव इफेक्ट +m। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने वाले फैक्टर है। अच्छा, ये मैंने आपको शुरू से ही बताते आ रहा हूं कि रेजोनेंस इज मोर डोमिनेंट फैक्टर देन हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेटिंग जो इफेक्ट होता है वो सर्वाधिक प्रभावी होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव ये होता है और सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो भी आप इसी इफेक्ट को देंगे। एक सवाल के जरिए समझते हैं कि कैसे ये +m +h और +i इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर मैंने 1 लिया है CH2 + OCH3, ये एक कार्बोकेटाइन है
और इस कार्बोकेटाइन का जो अभी ऑक्टेट है वो आप देखेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, क्योंकि इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से अभी इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम है। लेकिन आप देखिए कि ये जो लॉन पेयर है, ये अगर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दे, इसको आप बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, तो जैसे ये लॉन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन का पॉजिटिविटी लॉस कर बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहा। और इस ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आप देखिए कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये कंपैरेटिवली स्टेबल होगी। बोलो क्यों? क्योंकि आप देखिए कि इस स्ट्रक्चर में कोई भी एटम ऐसा नहीं है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो हम बात करें इन दोनों की स्टेबिलिटी की, तो ये सेकंड जो स्ट्रक्चर है ये स्टेबिलिटी पे ज्यादा होगी। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रुप था, जो OCH3 ग्रुप था, इस OCH3 ने अपना कौन सा इफेक्ट बताया था? OCH3 ने अपना यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट बताया, और प्लस एम इफेक्ट होने की वजह से कार्बोकेटाइन ने अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। देखो, कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ भी करेगा, ठीक है ना? अगर उसको कहीं से प्लस एम का जुगाड़ मिल रहा है तो वो प्लस एम ले लेगा, प्लस एम नहीं मिल पा रहा है, कहीं से अल्फा एच मिल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ले लेगा। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं हो पा रहा है, कहीं से कोई अल्काइल ग्रुप है, तो वो उसका प्लस आई खींच लेगा, ठीक है ना? तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए 3 फैक्टर हमने यूज किए हैं, एक रेजोनेंस था, एक हाइपर कॉन्जुगेशन था और एक इंडक्टिव था, ठीक है ना? तो इस तरह से आप देखें कि प्लस एन की वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या कर चुकी है, इंक्रीज कर चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें भी सेम लॉजिक है, वही कार्बोकेटाइन है और कार्बोकेटाइन की पड़ोस में कौन है, NH2। तो क्या ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा? और जैसे ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव आ जाएगा। आप देखिए ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली स्ट्रक्चर है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, लेकिन जैसे ही ये बैक बॉन्डिंग हुई, जैसे ही इसका प्लस एन यहाँ पे मिला उस कार्बोकेटाइन को, तो प्लस एन मिलते ही ये कंप्लीट ऑक्टेट वाली स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है ना? तो स्टेबिलिटी बढ़ी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई कार्बोकेटाइन प्लस एन की वजह से रेजोनेंस करे, अगर कोई कार्बोकेटाइन किसी ग्रुप का प्लस एन ले रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि सर आपने कहा कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये है, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप ही ने एक बात और बताया था हमको, क्या कि सर अधिक विद्युत ऋणी पे पॉजिटिव चार्ज का तो स्थायित्व कम होता है। तो आपने तो कहा था कि अधिक विद्युत ऋणी पे पॉजिटिव कम स्टेबल होता है, तो उस हिसाब से तो ये कम स्टेबल होना चाहिए, लेकिन अब आप ये कह रहे हो कि ये ज्यादा स्टेबल है। तो देखो मैं फिर से क्लियर करूं, ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये दोनों एक दूसरे की अनुनादी संरचनाएं हैं, और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को देखने के लिए मैंने आपको 4 रूल बताए थे और 2 वार्निंग भी दी थी। तो सबसे पहले वो 2 वार्निंग लगानी है, उसके बाद में 4 रूल्स लगाने हैं। तो रूल नंबर, यहां कोई वार्निंग नहीं लगेगी। फर्स्ट वार्निंग क्या थी कि कोई भी एटम अपने मैक्सिमम बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाए। अगर ऐसा हुआ है तो उस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे कम कर देनी है। वार्निंग नंबर 2 क्या थी कि अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे हो, अगर बगल स्थिति पे हो, और अगर वे बॉन्ड भी बना सकते हो, तो उसकी स्टेबिलिटी भी सबसे कम कर देनी है। फिर रूल नंबर 1 था, वो दोनों वार्निंग में कोई वार्निंग यहां नहीं लग रही, ठीक है ना? तो रूल नंबर 1 लगाओ। रूल नंबर 1 क्या था साहब कि जो चार्ज है और जो न्यूट्रल स्पीसीज है, तो चार्ज वाला कंपाउंड कम स्टेबल होता है और न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल। लेकिन यहाँ पे तो दोनों के पास ही पॉजिटिव चार्ज। फिर रूल नंबर 2 क्या था, ऑक्टेट कंप्लीट और ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ये मैंने आपको सरल भाषा में बताया था कि अगर आपको ऑक्टेट रूल चेक करना नहीं भी आ रहा है तो आप डायरेक्ट नंबर ऑफ बॉन्ड से कर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो आप देखिए इसमें एक ही बॉन्ड है और इसमें 2 बॉन्ड है, या आप देख लीजिए उसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। समझ नहीं पा रहे हो यार? अच्छा रूल नंबर 3 जो था ना, वो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे अगर नेगेटिव हो तो उसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। लेकिन मैंने आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 में पहले क्या लगाना है, पहले रूल नंबर 2 लगाना। यानी ये मैंने सीक्वेंस से आपको 4 रूल बताए थे, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें हम, इसमें कुछ इस तरह से है कि ये एक टर्सरी कार्बोकेटाइन है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये वर्टिकली कार्बोकेटाइन और ये मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है ना? तो इसका नाम होता है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, इसका नाम है इथाइल कार्बोकेटाइन एंड लास्ट है मिथाइल कार्बोकेटाइन।
ठीक है ना। अब इसमें आप देखें कि ये जो पॉजिटिव चार्ज, इनमें से किसी पॉजिटिव चार्ज में क्या रेजोनेंस अवेलेबल है? नहीं, किसी में रेजोनेंस नहीं है, किसी में कोई प्लसन नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं है। उसके जस्ट बाद में क्या चेक करोगे? रेजोनेंस के बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बताना जरा इसमें कितना अल्फा एच है भाई? फर्स्ट वाले में कितना अल्फा एच है? देखो जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके जस्ट पड़ोस में आपको sp3 कार्बन ढूंढना है, और sp3 कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन ही अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो इसमें 3 3 और 3 क्या 9 अल्फा एच अवेलेबल है। सेकंड वाले में कितना अल्फा एच है भाई? 6 अल्फा एच। थर्ड वाले में कितना अल्फा एच है? 3 अल्फा एच। फोर्थ वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें अल्फा एच अवेलेबल नहीं है, 0 अल्फा एच है। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा क्या उसका प्लस एच भी उतना ही ज्यादा होगा, और प्लस एच ज्यादा तो जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा। तो इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा मैं इस सवाल के जरिए आपको एक चीज और क्लियर कर दूं। कार्बोकेटाइन में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है ना वो आता है 3 to 1। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एज वेल एज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में ऑर्डर आ रहा है 3 to 1, जबकि हमने देखा था कार्बोनाइन में नेगेटिव की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर था वो 1 to 3 था, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें कि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है ना, और ये वाला 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये वाला 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलो? 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2 3 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें कि इसमें क्या किसी में रेजोनेंस अवेलेबल है? नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन, यस। कितना अल्फा एच है सेकंड में? इस वाले में बताओ पहले, फर्स्ट में कितना अल्फा एच है? यहां पे कितना है बोलो? यहां पे है 2 अल्फा एच, और यहां पे कितना अल्फा एच? 3 अल्फा एच। टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच 5 हो गए, और इसमें कितना आएंगे? इसमें आएंगे केवल 4 अल्फा एच। तो अब बताओ भाई, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ज्यादा प्लस एच होगा, और मोर प्लस एच मोर स्टेबिलिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये बड़ा ही सिंपल सवाल है, ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 डिग्री। आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसमें 0 अल्फा एच है और इसमें 9 अल्फा एच है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में आए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, इसमें ये सभी जो कार्बोकेटाइन है अगर इन ग्रुप्स को हटा दिया जाए, यहां से ये वाले जो ग्रुप है अगर इन ग्रुप्स को हटा दिया जाए तो क्या सभी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बिल्कुल इक्वल आनी है? यस। तो अब अगर स्टेबिलिटी कम या ज्यादा होगी तो वो इन चारों ग्रुप्स पे डिपेंड करेगा। अगर स्टेबिलिटी वेरी कर रहा है तो वो इन चारों ग्रुप की इफेक्ट पे चेक करेंगे। तो आप जरा बताएं मुझे NO2 का कौन सा इफेक्ट लगता है साहब? ये मैंने आपको जीओसी में बता रखा है। NO2 का स्ट्रॉन्ग माइनस है, मोटा खींचो ग्रुप होता है, हाइड्रोजन का 0 इफेक्ट होता है। CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? यहां पे लगेगा प्लस H इफेक्ट। और OH में आप देखें कि जो ऑक्सीजन है उसके पास लॉन पेयर अवेलेबल है, और लॉन पेयर होने की वजह से इसका कौन सा इफेक्ट हो जाएगा? इसका इफेक्ट हो जाएगा प्लस M। तो बताओ भाई, प्लस M स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा, तो प्लस M से स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी। उसके बाद में स्टेबिलिटी प्लस H से बढ़ेगी, उसकी और माइनस M स्टेबिलिटी को बहुत ही कम कर देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इसमें आप देखें कि यहां पे आप देखें कि अगर ये जो CH3 है इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस H, यहां भी प्लस H। अच्छा, क्या आप मुझे इन सभी में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके बता सकते हैं? इन CH3 में, इथाइल में, आइसोप्रोपाइल में, टर्सरी ब्यूटाइल में, तो इसमें हम कहेंगे कि 3 अल्फा H, ठीक है ना। मैं इसको पेन चेंज कर दूं, चलो। तो इसमें कितना अल्फा H है? इसमें 3 अल्फा H अवेलेबल है, और इसमें कितना अल्फा H भाई? सेकंड में, सेकंड वाले में कितना अल्फा H है? ओनली 2 अल्फा H। थर्ड वाले में 1 अल्फा H है, और लास्ट वाले में 0 अल्फा H है। तो बताओ भाई, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर ये आ गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, अगर यही चारों ग्रुप अगर मेटा स्थिति में लगे होते ना तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो। समझ नहीं पाया? अगर यही सारे ग्रुप मेटा स्थिति पे यहां पे लगे होते, इस स्थिति पे लगे होते, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जस्ट रिवर्स होता। ऐसा क्यों? क्योंकि
क्योंकि आपको पता है कि मेटा स्थिति पे हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेटिंग इफेक्ट काम नहीं करता। उस केस में केवल एकमात्र इफेक्ट है जो बचा इंडक्टिव इफेक्ट, जो हर जगह लगता है वो अपना प्रभावी रहता है। अब बचा इंडक्टिव इफेक्ट, तो वो इंडक्टिव मेटा स्थिति पे जरूर काम करेगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे इधर मिथाइल से टर्सरी ब्यूटाइल की तरफ जाओगे तो प्लस आई इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ती है तो प्लस आई बढ़ता है, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। तो प्लस आई बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ये मैंने सवाल वही ले लिया है जो मैं अभी बात कर रहा था मेटा स्थिति वाला। अब इसमें देखें कि यहाँ पे NO2 का पैरा स्थिति पे कौन सा इफेक्ट काम करेगा, बोलो -m इफेक्ट काम करेगा। Cl का आपको पता है कि मेटा स्थिति पे लगा है तो यहाँ पे केवल इसका -I इफेक्ट काम करेगा। इस CH3 का कौन सा इफेक्ट काम करेगा, +H। क्यों बोलो, क्योंकि ये पैरा स्थिति पे है। और इस वाले CH3 का कौन सा इफेक्ट काम करेगा, इसका काम करेगा +I। बोलो क्यों, क्योंकि ये मेटा स्थिति पे है। तो आप जरा देखें कि इसमें -m पॉजिटिव की स्टेबिलिटी को सबसे कम कर देगा, -I उतना कम नहीं करेगा जितना -m करेगा, और +H और +I में ज्यादा कौन बढ़ाएगा, +H स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएगा। तो जो 3 है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हुई, उसके बाद में 4 की स्टेबिलिटी, उसके बाद में नंबर 2 की स्टेबिलिटी और नंबर 1 की स्टेबिलिटी। अच्छा, आप मुझे प्लीज ये ना पूछे कि सर इसका -m -I +H +I क्यों लगाया, ठीक है ना। ये आप मुझे ना पूछे, क्योंकि ये मैं आपको पहले ही जीओसी में पढ़ा चुका हूं। तो अगर किसी को इनमें दिक्कत आ रही है कि सर ये -m कैसे हो गया, ये -I कैसे हो गया, आपको कैसे पता चल रहा है ये +I। तो अगर ऐसी दिक्कत किसी को आ रही है कि आपको ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि कौन सा इफेक्ट है, तो प्लीज आप जीओसी को एक बार फिर से पढ़ें। जीओसी में ये जो मैंने इफेक्ट बता रहे हैं एक बार फिर से पढ़े, वहां पे शायद आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने कुछ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हेडिंग लिखी है जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कैटायंस। कुछ ऐसे कार्बोकेटाइन है जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ज्यादा स्टेबल होते हैं। उनमें से पहला है CPM कार्बोकेटाइन, इसका पूरा नाम है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। ऐसा क्या होता है इस कंपाउंड में कि इसको हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कंपाउंड कहा है। आप देखें कि ये जो CPM कार्बोकेटाइन है ये इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, 3 मेंबर की रिंग, बाहर एक CH2+, ठीक है ना। इसका रीजन ये होता है कि ये जो CPM कार्बोकेटाइन होता है ना, ये कुछ इस तरह का होता है। आप देखें कि यहाँ पे जो CH2+ होता है ना, ये थोड़ा सा बैंड हो जाता है, और CH2+ बैंड होगी, इसका जो वैकेंट p ऑर्बिटल है और इधर का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है इसके, और इसका जो वैकेंट p ऑर्बिटल है ये कुछ इस तरह से हो जाता है। और इसमें जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में, जिसमें यहां पे पॉजिटिव भी है, वैकेंट p ऑर्बिटल में आने जाने लगते हैं, ठीक है ना। वैकेंट p ऑर्बिटल में आने जाने लगते हैं, जिसकी वजह से वैकेंट p ऑर्बिटल पार्शियली फुलफिल होने लगता है। यानी ये इस तरह का होता है कि ये अगर 3 मेंबर रिंग है, आप माने कि ये 3 मेंबर रिंग है और यहाँ पे एक CH2+ लगा है, लेकिन ये CH2+ अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इतना बैंड हो जाता है ना कि ये जो 3 मेंबर रिंग है इसकी इतना क्लोज आ जाता है कि इसका जो सिग्मा बॉन्ड है इधर का और इसका जो वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल इसकी सिग्मा इलेक्ट्रॉन के पास में आ जाता है, जिसकी वजह से इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में आने जाने लगते हैं। मेरे कुछ दोस्त इसको डांसिंग रेजोनेंस के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है ना। हालांकि लिटरेचर का नहीं है, ठीक है ना, नॉन लिटरेचर है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये डांसिंग रेजोनेंस के नाम से ऐसा होता है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि इसके वैकेंट p ऑर्बिटल को पार्शियली फुलफिल होने का मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है ये पार्शियली फुलफिल होते ही इसकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो जाती है। आप ध्यान दें कि ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड्स में से एक है। हम जब भी इसको पढ़ेंगे ना रिएक्शंस में, तो मैं डायरेक्ट बोल दिया करूंगा कि ये CPM स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो आप समझ जाना कि ये यही वाला कार्बोकेटाइन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये इतना स्टेबल होता है कि अगर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन भी लिया जाए PHCH2+, उससे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है CPM कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कंपाउंड्स में सेकंड है ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन। और जो ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन होता है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स में से एक है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है साहब कि यहां पे आप देखिए इसमें सेविन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है,
अच्छा, ये मैं आपको पहले ही डील कर चुका हूं कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या इक्विवेलेंट रेजोनेंस और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होता है। ऐसा रेजोनेंस जिससे बनने वाली सभी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी यदि इक्वल हो तो उसको इक्विवेलेंट रेजोनेंस बोलते हैं, और जिसमें इक्वल ना हो उसको नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस बोलते हैं। और ध्यान रखें, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हमेशा डोमिनेंट रहता है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस के कंपैरेटिवली। तो इसका क्या रीजन है कि ये स्टेबल है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल है, क्योंकि इसमें सेवन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है, प्लस ये एरोमेटिक भी है, आप देखें। अच्छा, एरोमेटिक, ये जो मैंने बोर्ड पे अभी लिखा हुआ है ये वाला कंपाउंड तो एरोमेटिक है ही, इसी के साथ में जो 7RS बनेगी ना वो सभी एरोमेटिक होगी, ठीक है ना। और क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेंस है तो जाहिर सी बात है सभी की स्टेबिलिटी इक्वल होनी है, तो वो सभी एरोमेटिक बनती है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि जो ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन है ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। साइक्लोप्रोपिनाइल जो कैटाइन होता है ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कंपाउंड्स में से होता है। कैसे? साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन का मतलब ये है कि एक साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड भी है और पॉजिटिव भी है। इस तरह का जो कंपाउंड है ये होता है साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने का रीजन ये है कि इसमें भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा तो ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल सिंगल प्लस इधर भी रेजोनेंस में है और उधर भी रेजोनेंस में है। उसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना ये सभी कार्बनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उसी के साथ में हम कहेंगे कि यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, टोटल जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वो कितनी होगी साहब? 3 होगी। और मैंने फिर से बताना चाहूंगा कि जो तीनों जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है वो एरोमेटिक भी होगी, ठीक है ना। इसी वजह से कहते हैं कि जो साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन है ये भी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड में से होता है ये। लेकिन आप ध्यान दें, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन और ट्रोपोलियम आइन में ज्यादा स्टेबल होगा ट्रोपोलियम आइन। बोलो क्यों? क्योंकि उसमें 7RS और इसमें 3RS है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। देखो, कार्बोकेटाइन जो होता है, कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, मैंने आपको बताया था कि कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ भी करेगा, ठीक है ना। तो यही एक फिनोमेना है जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने में काम आता है, वो होता है रीअरेंजमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्विन्यास, ठीक है ना। तो रीअरेंजमेंट क्या है, कैसे होता है, जरा इन सभी बातों को जानते हैं। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट किस तरह से होता है ये सीखते हैं। देखो, ये कुछ इस तरह का है कि एक कंपाउंड था CH3H, इस तरह का कोई कंपाउंड लिया, और ये इसका आयोपेक नेम आप मुझे बता सकते हैं? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना। आप इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इस कंपाउंड का आयोपेक नेम है। आप देखें कि इस तरह की कंपाउंड की रिएक्शन जब डाइल्यूट NaOH से की गई, डाइल्यूट NaOH क्या करता है, ये जो Na+ होता है ना, ये Na+ क्या करता है, पहले इस Br- को निकालता है, और Br- को निकाल के यहाँ कार्बोकेटाइन बनाता है, और फिर यहाँ डाइल्यूट NaOH से H2 अटैक करता है, OH- जाएगा डायरेक्टली, और OH- जाके उस कार्बन पे OH लग जाएगा। तो देखा ये गया इस कंपाउंड में कि जैसे ये Br यहाँ से निकला, यहाँ पॉजिटिव बना, तो कायदे से यहीं पे OH आ जाना था, यानी यही वाला प्रोडक्ट बन जाना था। लेकिन देखा ये गया कि ये प्रोडक्ट तो बना, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट बना। फिर मेजर कौन सा था? मेजर कुछ इस तरह का कंपाउंड बना कि ये जो OH है ये इस लास्ट वाले बिना आगे बीच वाले कार्बन पे ऐड हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ है इस कंपाउंड में, ऐसा क्या कांड किया उस पॉजिटिव चार्ज ने कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां से उठ करके वहां चला गया, और OH को भी फाइनली वहीं पे आना पड़ा, ठीक है ना। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है 1 से 2 शिफ्टिंग किया है, इसी को रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। अब जरा देखते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले जैसे ही ये Br- आउट होगा तो यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। आप मैं डायरेक्टली ये कार्बोकेटाइन बनाया है। अब ये कार्बोकेटाइन क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी को, कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करता है कि ये 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराता है, और जैसे ही ये एक हाइड्रोजन को 1 से 2 स्थिति पे ले जाएगा, जैसे ये हाइड्रोजन इधर से इधर शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पे एक TS बनेगी। देखिए कि ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला बॉन्ड जो है इधर वाला, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा होगा, और इधर से ये नया बॉन्ड बन रहा होगा, और ओवरऑल इसमें पॉजिटिविटी भी है, ठीक है ना। तो ये डेल पॉजिटिव होगा। देखो, जो अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनते हैं या अनस्टेबल जो इंटरमीडिएट होते हैं
कोई भी कंपाउंड जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है ऑर्गेनिक में, उनको इस तरह से लिखा जाता है, एक डैश बना करके ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा ये रूल है वैसे तो, लेकिन अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब गलत नहीं है वो भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, जैसे ये हाइड्रोजन 1 से 2 इधर से इधर मूव कर गया, तो आप देखोगे कि ये बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है और ये नया बॉन्ड यहां से बन रहा है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये बॉन्ड पूरा टूट चुका होगा, ये बॉन्ड पूरा बन चुका होगा। देखो इधर पॉजिटिव था तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के ही निकल रहा होगा, क्योंकि H माइनस आएगा तभी तो वो पॉजिटिव के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो ये TS बनी है, ट्रांजिशन स्टेट बनी है, जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है। देखो ट्रांजिशन स्टेट में और इंटरमीडिएट में यही अंतर है कि ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही कम समय के लिए बनती है, जबकि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। मैं कह रहा हूं कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंटरमीडिएट भी स्टेबल होता है ना। टीएस और कार्बोकेटाइन में या इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट थोड़ा ज्यादा समय के लिए बनता है और ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही कम समय के लिए बनती है। इंटरमीडिएट को ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट को आप गैस करते हो केवल, ठीक है ना। इसको प्रूव नहीं किया जा सकता कि ऐसा हुआ है, केवल मानना जाता है कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये बॉन्ड टूटा है और ये बॉन्ड बना है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये पूरा हाइड्रोजन उस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ CH3 बन गया, और यहाँ से H माइनस निकल के गया तो यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया। तो ये जो कार्बोकेटाइन था पहले, और हाइड्रोजन शिफ्ट करने के बाद में ये जो नया कार्बोकेटाइन बना है, नया कार्बोकेटाइन कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। बोलो क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, जबकि आज देख पा रहे होंगे कि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है, यानी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। और हम कहेंगे कि जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो बहुत ही फास्ट स्टेट में बनता है। जो रीअरेंजमेंट वाला जो प्रोसीजर होता है ना, ये प्योर इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस होता है। यानी अगर किसी कायरल सेंटर पे जो माइग्रेट करने वाला है उसमें अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन में कायरलिटी हो तो वो चेंज नहीं होता, बिल्कुल आर है तो आर ही रहेगा, ऐसे तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। खैर, तो जैसे ही हाइड्रोजन इधर से इधर शिफ्ट कर गया तो यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये इस तरह वो कंपाउंड तुरंत ही इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ये इसमें कन्वर्ट हुआ, अब अगर OH माइनस इस पे अटैक कर जाए, अगर अब OH माइनस अटैक कर जाए तो यहाँ पे सेकंड वाला प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि मेजर था। और जब ये वाला कार्बोकेटाइन बना था तभी इस पे OH माइनस अटैक कर जाता तो फर्स्ट वाला बनता जो कि माइनर था। तो ध्यान रखिए, प्रोडक्ट हमेशा किससे बनाते हैं? जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होता है। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से जो प्रोडक्ट बनेगा वो जनरली मेजर प्रोडक्ट होता है। तो आप कहोगे कि ये मेजर प्रोडक्ट है और वो माइनर प्रोडक्ट है, इसीलिए जो सेकंड वाला प्रोडक्ट था वो मेजर था, क्योंकि वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से होकर के निकला है। अभी रिसेंटली क्वेश्चन में आपने देखा कि हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था, तो इसी प्रकार से, इसी कॉन्सेप्ट से क्या और कोई भी ग्रुप ऐसे हैं जो माइग्रेट हो सकते हैं? क्या हमेशा H माइनस शिफ्टिंग ही पॉसिबल है, या उसके अलावा अदर ग्रुप भी माइग्रेट हो सकते हैं? तो 4 तरह के ग्रुप ऐसे हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो माइग्रेशन में आने वाले हैं। उनमें से पहला है 1,2H माइनस शिफ्ट, इसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी बोलते हैं। दूसरा है 1,2R माइनस शिफ्ट, इसको 1,2 एल्काइल शिफ्ट बोलते हैं। और तीसरा है 1,2PH माइनस शिफ्ट, इसको 1,2 फिनाइल शिफ्ट बोलते हैं। और लास्ट है 1,2AR माइनस शिफ्ट, इसको 1,2 एराइल शिफ्ट भी बोलते हैं। 1,2AR माइनस या एराइल शिफ्टिंग का मीनिंग ये होता है कि जो फिनाइल रिंग है, अगर उस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है तो उसको 1,2AR माइनस शिफ्ट या 1,2 एराइल शिफ्ट भी बोलते हैं। अब इसमें आप देखिए कि 2 चीजें हैं। एक, जो ग्रुप माइग्रेट करने के लिए रेडी है, जो ग्रुप माइग्रेट करने वाला है, वो ग्रुप कितना जल्दी माइग्रेट करेगा, उसका जो माइग्रेटिंग स्पीड है वो कैसे चेक करें? कौन सा ग्रुप कितना जल्दी माइग्रेट होने के लिए रेडी है, इसको बोलते हैं माइग्रेटिंग स्पीड। माइग्रेटिंग स्पीड को ही हम बोलेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। जब भी मैं माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो आप समझ जाना कि वो माइग्रेटिंग स्पीड की ही बातें चल रही है, ठीक है। तो माइग्रेटरी जो एप्टीट्यूड होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज्यादा है। जो ग्रुप माइग्रेट करने वाला है, मैंने आपको बताया था कि वो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है तो वो माइनस की फॉर्म में जाता है ताकि जो प्रीवियस कार्बोकेटाइन है उसके साथ वो बॉन्डिंग कर सके। तो फाइनली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो ग्रुप उतना जल्दी माइग्रेट करेगा, ठीक है ना।
अब इलेक्ट्रॉन, और ये एक ऑर्डर है, जनरल ऑर्डर है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का एक जनरल ऑर्डर है कि H माइनस, पीएच माइनस 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CS3 माइनस। ये एक जनरल ऑर्डर है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का, माइग्रेटिंग स्पीड का। और मैंने नीचे आपने देखा है तो लिखा भी है, दिस ऑर्डर इज नॉट फॉलोड स्ट्रिक्टली, यानी ये ऑर्डर हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो हो ये जरूरी नहीं है, मे बी और मे नॉट भी, ठीक है ना। ऐसा क्यों? तो देखिए ये ऑर्डर लिटरेचर में तो ऐसा लिखा हुआ है कि ये ऑर्डर तभी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा जब आरडीएस स्टेप में रीअरेंजमेंट होता है, यानी अगर रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट स्लो स्टेप है, रीअरेंजमेंट वाला स्टेप यदि स्लो स्टेप है या आरडीएस स्टेप है, तो हम बोलेंगे कि ये ऑर्डर स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, इवन चाहे वहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाए, वहां पे चाहे लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन ही क्यों ना बने, लेकिन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। इसी के साथ में एक चीज का और ध्यान रखें कि यह जो ऑर्डर है ये तब फॉलो नहीं किया जाता जब माइग्रेटिंग रीअरेंजमेंट वाला जो प्रोडक्ट है, रीअरेंजमेंट वाला जो स्टेप है, यदि रीअरेंजमेंट स्टेप आरडीएस स्टेप नहीं है या रीअरेंजमेंट वाला जो स्टेप है वो स्लो स्टेप में नहीं हो रहा है, तो वहां पे ये ऑर्डर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर के बहुत सी बातें लिखी गई है लिटरेचर में, लेकिन हम एक एक करके इनको परत से इनकी हटाएंगे। तो एक चीज का और ध्यान रखिए कि जब भी रीअरेंजमेंट करवाते हैं ना, तो हमेशा 1-2 शिफ्टिंग पे ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप 3 नंबर कार्बन से हाइड्रोजन को उड़ा के 1 नंबर कार्बन पे ला रहे हो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा 1-2 शिफ्टिंग ही पॉसिबल है। अगर 3 नंबर कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहा है लेकिन 2 नंबर कार्बोकेटाइन पे बनना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो हम कहेंगे कि उस केस में वहां रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ये कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, यदि होगा तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखें कि इसमें हाइड्राइड शिफ्ट यदि हो गई, अगर 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर इसमें हुआ तो आप देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ CH3 हो गया। यदि हाइड्राइड शिफ्ट हो गई तो इस तरह का एक नया कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। यदि 1-2 मिथाइल शिफ्ट हुआ तो आप देखिए कि इस तरह का एक नया कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का आप देखिए ये मिथाइल यहां से उठा करके यहां चिपका दिया आपने और यहां से मिथाइल माइनस माइग्रेट किया है तो पीछे C+ बन गया जो कि कार्बोकेटाइन है, ठीक है ना। और यदि यहाँ पे 1-2 इथाइल माइनस माइग्रेट कर गया, यदि 1-2 इथाइल माइनस माइग्रेट कर गया तो इस कार्बन पे CH2 पे एक इथाइल ग्रुप आ चुका है, ठीक है ना, और इस पे एक कार्बोकेटाइन बन चुका है। अब इन तीनों में से आप जरा ये बताएं कि जो रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन बना है किस केस में रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बना है। तो आप देखें इसमें किसी में भी ऐसा कोई सीन है जिसमें रेजोनेंस अवेलेबल हो, तो आप कहोगे कि किसी में भी रेजोनेंस अवेलेबल नहीं है। देन हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें 3 और 3 6, और याद करो इथाइल के ग्रुप में, इथाइल के केस में केवल 2 ही अल्फा H काउंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे CH2 CH3 आप इस तरह से इसको लिखेंगे तो जो CH2 होगा वो अल्फा H होंगे, बट जो CH3 होगा वो बीटा H होंगे। तो हम ये कहें कि इसमें कितने अल्फा H है, तो बोलो भाई कितने अल्फा H है, 3 और 3 6 और 2 8, तो इसमें 8 नंबर ऑफ अल्फा H है। सेकंड वाले में अगर आप चेक करोगे ना तो 2 और 2 4 ही अल्फा H यहाँ काउंट होंगे, और थर्ड वाले में आप देखोगे तो 3 और 2 5 अल्फा H काउंट होंगे। तो आप जरा बताएं सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, तो फर्स्ट वाला मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो अगर फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी फर्स्ट विल बी मेजर। क्यों भाई? क्योंकि अगर स्टेबिलिटी के हिसाब से देखें तो फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट बना है, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बना है, यही मेजर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी, रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के हिसाब से तो आंसर फर्स्ट आ रहा है, लेकिन हमने एक केस और पढ़ा है, हमने कहा है कि रीअरेंजमेंट का जो माइग्रेट करने वाला ग्रुप है, रीअरेंजमेंट में जो माइग्रेटिंग स्पीड है उसी को हमने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी बोला है। इन तीनों में से कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सर्वाधिक होगा, तो आपने पढ़ा है कि H माइनस का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव था। सबसे पहले ऑर्डर में H माइनस था, देन pH माइनस 3 2 1, देन मिथाइल माइनस। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से भी H माइनस ही सपोर्ट कर रहा है और स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी फर्स्ट वाला ही सपोर्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे कि इसमें सेकंड और थर्ड वाला कैंसिल हो गया और इसका जो करेक्ट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट है वो फर्स्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें आप देखें कि यहां पे
यहाँ पे वही एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तीनों ग्रुप माइग्रेट करने वाले हैं। यदि इसमें मिथाइल ग्रुप माइग्रेट हुआ, यदि मिथाइल ग्रुप माइग्रेट हुआ तो इस तरह का कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, ये बनाना तो आ रहा है ना आपको, क्या करना है आपने CH3 को उड़ा के इधर चिपकाना है और फाइनली वहां पे कार्बोकेटाइन बनाना है, ठीक है। चलो अब हम बात करें, यदि मिथाइल ना शिफ्ट करके यहां से इथाइल माइग्रेट कर जाए तो इथाइल के माइग्रेशन से ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। और यदि यहाँ पे इथाइल माइग्रेट ना करके आइसोप्रोपाइल आ जाए माइग्रेट करने तो यहाँ पे इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हम रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें, रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के हिसाब से इसमें कितने अल्फाइज है बोलो, तो 2 और 1 3 अल्फाइज तो यहाँ हो गए, और इथाइल में केवल 2 ही अल्फाइज काउंट होने हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 2 4 और 1 5 अल्फाइज टोटल हो गए। इसमें कितने अल्फाइज है, 3 2 5 और 1 6 अल्फाइज है, और इसमें कितने अल्फाइज है, 3 और 2 5 और 2 7। तो ओवरऑल अगर हम अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी देखें, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी देन थर्ड विल बी मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। क्यों साहब, क्योंकि ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। तो अगर हम स्टेबिलिटी के हिसाब से देखें तो आपने देखा कि जो थर्ड वाला प्रोडक्ट है ये मेजर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सर्वाधिक मिली है। लेकिन हमने एक चीज और पढ़ा था, हमने जो रीअरेंजमेंट करने के लिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर है वो भी हमने सीखा है। तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपने देखा कि इथाइल 1 डिग्री कार्बोनाइन है और आइसोप्रोपाइल 2 डिग्री कार्बोनाइन है, जबकि ये मिथाइल कार्बोनाइन है। और ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले H- था, फिर PH- था, फिर 3 डिग्री था, फिर 2 डिग्री था। तो यहाँ पे हमको मिल गया 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल। तो अगर हम बात करें रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, तब भी आंसर किसको सपोर्ट कर रहा है, थर्ड वाले को। और यदि हम बात करें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से, तब भी आपने देखा कि थर्ड वाला को ही सपोर्ट कर रहा है। यानी जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा जिसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड और स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उस सवाल में आपको बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप वो ग्रुप माइग्रेट कर दें जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा हो या स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही हो, अगर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। दिक्कत आपको उस सवाल में आ सकती है जिस सवाल में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से कोई दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है और अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी वहां पे कोई अनदर प्रोडक्ट आ रहा है। तो उस केस में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा कि हम किसको मेजर करें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसमें आप देख पा रहे हैं कि 3 तरह की ग्रुप माइग्रेट करने की अपॉर्चुनिटी रखते हैं। यहाँ पे अगर इथाइल माइग्रेट कर जाए तो फर्स्ट वाला बन जाएगा। आप समझ रहे होंगे कि इथाइल माइनस जैसे ही माइग्रेट करेगा, इथाइल माइनस जैसे ही माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे इथाइल माइनस के माइग्रेट करते ही इस कार्बन पे इथाइल आ गया और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक उसी प्रकार यदि मिथाइल माइनस माइग्रेट कर जाए, यदि मिथाइल माइनस माइग्रेट कर जाए तो सेकंड वाला बन जाएगा, और यदि फिनाइल माइनस माइग्रेट कर जाए तो थर्ड वाला बन जाएगा। तो इसी सीक्वेंस में आपने देखा कि यदि हम इन तीनों रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की यदि बात करें तो तीनों कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी सबसे कम जो होनी है वो थर्ड की होनी है। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस अवेलेबल नहीं है। सर आपको कैसे पता चला यहाँ रेजोनेंस नहीं है? तो देखो डबल सिंगल सिंगल प्लस, यहाँ पे कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ पे डबल सिंगल प्लस और डबल सिंगल प्लस यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो है वो रेजोनेंस में शामिल है। तो आप कहोगे कि इन दोनों में रेजोनेंस है, पर थर्ड केस में रेजोनेंस नहीं है, तो थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। अब बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड में स्टेबिलिटी का क्या कहना है। तो फर्स्ट और सेकंड में यदि स्टेबिलिटी की हम बात करें तो उसमें आप कहोगे कि फर्स्ट वाले में रेजोनेंस है, उतना ही रेजोनेंस सेकंड वाले में है, लेकिन फर्स्ट वाले में कितने अल्फाइज है बोलो? 5 अल्फाइज है, 3 और 2 5, जबकि सेकंड वाले में 2 और 2, यानी इथाइल में अल्फाइज का नंबर 2 ही है, तो यहाँ पे 4 अल्फाइज है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट वाला मोर स्टेबल है, सर्वाधिक जो स्थायी है वो फर्स्ट होगा, जबकि सबसे लेस स्टेबल है वो थर्ड होगा। अब देखो दो चीजें हैं आपके सामने निकल के आ रही होगी, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने कहा था कि जो रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन बनता है वो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी वाला बनेगा उसका हम फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है फर्स्ट वाला। लेकिन अब आपको एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा, मैंने कहा था माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वो याद करो फिनाइल मिथाइल और 1 डिग्री वाले में सबसे ज्यादा किसका होगा? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर याद करो, H माइनस, फिनाइल माइनस, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन मिथाइल माइनस।
तो पीएच माइनस में और मिथाइल और 1 डिग्री एल्काइल में सबसे ज्यादा जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में आता था वो फिनाइल माइनस ही आता था। और हमने देखा है कि सबसे पहले माइग्रेटिंग जो पावर है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, वो तो फिनाइल माइनस का है, लेकिन जो रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल इथाइल माइनस में। तो इस केस में क्या करें सर, हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से मेजर कौन है? क्योंकि अगर हमने यहाँ पे इथाइल को माइग्रेट करवाया तो हमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है। और आपने हमें यह सिखाया था कि जो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन को बनाएगा उसका फॉर्मेशन हम करेंगे। लेकिन रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो इस केस में ज्यादा मिल रही है, लेकिन अगर हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से देखें तो वो इस कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो इसको सपोर्ट करेगा। बोलो क्यों? क्योंकि फिनाइल माइनस का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इन दोनों केस से ज्यादा होता है। यानी कि अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से देखें तो थर्ड आंसर होना चाहिए, और अगर स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट होना चाहिए। तो सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा हम कब कौन सा मेजर करें? तो देखो वो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फैक्टर डोमिनेंट हो गया तब तो वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का आंसर आएगा, और यदि वहां पे रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मेजर कर गई या डोमिनेट कर गई तो फर्स्ट वाला आंसर आएगा। लेकिन सवाल ये है कि सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा या हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा फैक्टर डोमिनेंट होगा? ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। यदि माइग्रेट करने वाले तीनों ग्रुप का नेचर, यदि माइग्रेट करने वाले तीनों ग्रुप का नेचर यदि सेम है, नेचर कैसे? एल्काइल एल्काइल एल्काइल, एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक, यदि माइग्रेट करने के लिए जो ग्रुप रेडी है उन तीनों ग्रुप का नेचर यदि सेम हुआ तो हमेशा याद रखें उस केस में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। और यदि माइग्रेट करने वाले तीनों ग्रुप सेम नहीं है, कोई दो भी डिफरेंट मिले, जैसे कि यहां पे एल्काइल एल्काइल और एरोमेटिक हो गया, तो यदि तीनों ग्रुप का नेचर सेम नहीं है तो उस केस में रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को ही चेक किया जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, यदि माइग्रेटिंग करने वाले तीनों ग्रुप का नेचर सेम हुआ तो उस केस में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और यदि रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को मेजर होना है तो वो कब होना है? जब तीनों माइग्रेट करने वाले ग्रुप बिल्कुल सेम नेचर के ना हो, कोई दो भी डिफरेंट नेचर का हुआ तो रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को वरीयता दी जाएगी। तो यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि ये रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से देखा और ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से देखा, जबकि इसके केस में रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन फैक्टर जो है वो मोर डोमिनेंट फैक्टर है। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों ग्रुप का नेचर सेम नहीं है, और यदि तीनों ग्रुप का नेचर सेम होता तो हम कहते हैं कि जिसकी पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती वही ग्रुप माइग्रेट करता, लेकिन यहाँ पे तीनों के पास नेचर सेम नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें आप देखिए कि जो माइग्रेटिंग ग्रुप है इन तीनों का नेचर बिल्कुल सेम है। आप देखिए तीनों एरोमेटिक टाइप है, तो हमने कहा था कि अगर तीनों माइग्रेट करने के लिए जो ग्रुप रेडी है उन तीनों ग्रुप का नेचर यदि सेम हुआ, तीनों एल्काइल एल्काइल एल्काइल, एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक, तो उस केस में रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को मेजर नहीं किया जाएगा। उस केस में जो डोमिनेंट फैक्टर होगा वो होगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मैंने आपको बताया था कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप रखेगा वो उतना ही जल्दी माइग्रेट होने की टेंडेंसी रखता है। तो आप देखिए कि इसमें रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को मेजर नहीं करना है, आपने सीधे क्या चेक करना है कि कौन सा ग्रुप जितना जल्दी माइग्रेट हो जाए। तो किस ग्रुप के पास में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है आप ये चेक करके बताएं। इस वाली एराइल रिंग में, इस वाली फिनाइल रिंग में, या इस वाली एराइल रिंग में। तो देखो यहाँ NO2 है, NO2 एक माइनस M है और माइनस M इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो माइनस M इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ पे जो नेगेटिव बनेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और कम कर देगा। यहाँ पे ना कोई कम करने वाला है ना ही कोई बढ़ाने वाला है। लेकिन O मिथाइल में आप देखें कि बेटा प्लस M है और बाबा जी जो प्लस M होता है ना वो नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएगा, उसको सपोर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन देकर के। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है वो किसका है? वो होगा इस O मिथाइल वाली रिंग का। तो यही वाली रिंग माइग्रेट कर देगी और ये रिंग माइग्रेट करके तो यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया।
तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यदि माइग्रेट करने वाले तीनों ग्रुप का नेचर सेम हुआ तो आप माइग्रेटरी एटीट्यूड को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और यदि तीनों कार्बोकेटाइन तीनों जो माइग्रेटिंग ग्रुप है अगर उनकी नेचर में डिफरेंस है, अगर उनका नेचर सेम नहीं है, तो उस केस में आप रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक करें। नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट इन साइक्लिक कार्बोकेटाइन। तो जो साइक्लिक कार्बोकेटाइन है उनमें रीअरेंजमेंट किस तरह से होता है आप देखें। मैं इसको थोड़ा सा यू कर दूं। ओके, देखो रीअरेंजमेंट ऑफ साइक्लिक कार्बोकेटाइन। साइक्लिक कार्बोकेटाइन के लिए रीअरेंजमेंट किस तरह से होता है, क्या क्या कंडीशंस है, हम सभी सीखते हैं। आओ, सबसे इसमें दो तरह का रीअरेंजमेंट होता है साइक्लिक रिंग्स में। एक होता है रिंग एक्सपेंशन और एक होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग एक्सपेंशन जो होता है ना, उसमें 4 मेंबर की जो रिंग है 4 मेंबर की वो 5 मेंबर में कन्वर्ट होती है और 5 मेंबर वाली 6 मेंबर में कन्वर्ट होती है। जबकि रिंग कॉन्ट्रैक्शन में 4 मेंबर वाली 3 मेंबर में जाती है और 7 मेंबर वाली 6 मेंबर में जाती है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिंग एक्सपेंशन कि रिंग एक्सपेंशन किस तरह से होता है, क्या कंडीशंस है रिंग एक्सपेंशन की। तो रिंग एक्सपेंशन के लिए एक छोटा सा नोट है कि रिंग एक्सपेंशन के लिए मैंने लिखा है फॉर रिंग एक्सपेंशन द पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन आउटसाइड द रिंग। रिंग एक्सपेंशन होने के लिए रिंग के जस्ट बाहर वाला जो कार्बन है अल्फा कार्बन, उस पे कार्बोकेटाइन होना चाहिए। यानी कि रिंग के जस्ट बाहर वाला जो कार्बन होगा, जो अल्फा कार्बन होगा, उस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज का होना जरूरी है। ठीक है ना, रिंग एक्सपेंशन होने के लिए। तो आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा यू कर दूं। ओके, आप देखिए कि जो 4 मेंबर रिंग है, आप देख पा रहे होंगे कि 4 मेंबर की रिंग में आप देखें कि ऊपर की तरफ एक कार्बोकेटाइन लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है। तो सबसे पहले जब भी रिंग एक्सपेंशन करवाना है तो मैंने आपको बताया कि 4 मेंबर 5 मेंबर में जाएगा, 5 मेंबर 6 मेंबर में जाएगा, बोले तो रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहां पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला चाहिए, ये वाला जिस कार्बन से ऊपर पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट है उसके जस्ट ये वाला बॉन्ड चाहिए, ये वाला बॉन्ड, दोनों में से कोई भी बॉन्ड आप इस तरह से तोड़े कि पॉजिटिव के एडजेसेंट वहां पे पॉजिटिव मिल जाए। यानी इस बॉन्ड को आप यू ब्रेक करें, और जैसे इस बॉन्ड को यू ब्रेक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव बन गया और यहाँ पे नेगेटिव बन गया। तो मैंने डायरेक्ट ही बना दिया है कि ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ दिया है, यहाँ पे पॉजिटिव बना दिया और यहाँ पे नेगेटिव बना दिया। प्लीज अलाउ मी, मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार। ओके, ठीक है। अब आप देखें कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये इस तरह से, अच्छा ये दोनों आइडेंटिकल बॉन्ड है फिलहाल, तो इन दोनों में से आप कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन मैंने जैसे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, मैंने फिर से कहा ब्रेक इस तरह से करना है कि पॉजिटिव के एडजेसेंट आपको पॉजिटिव चार्ज मिले। जैसे ही पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव मिल गया, यहाँ नेगेटिव मिल गया। अब क्या करना है आपको, अब इस नए जो नेगेटिव बना है और ये जो पॉजिटिव था, इन दोनों का एक बॉन्ड बना लेना है। और जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, यहाँ पे इन दोनों का बॉन्ड बन चुका है और इस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बन चुका है, ये तो बचा रह गया ना भाई। और इस तरह को आप नॉर्मल जो कंपाउंड है उस तरह से लिख सकते हैं कि ये 5 मेंबर कंपाउंड आप चेक करें, इसमें आप चेक कर ले 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर रिंग बन गई और किसी एक कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। तो नॉर्मल जो पेंटागन होता है उसकी तरह भी आप इसको रीराइट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये वाला जो कंपाउंड है ये 1-2 बॉन्ड शिफ्ट ना करके, आप देख पा रहे हैं कि ये बॉन्ड शिफ्टिंग हुआ है। कैसे? ये बॉन्ड शिफ्टिंग कुछ ऐसे हुआ है कि ये वाला बॉन्ड इधर से टूट के, ये वाला बॉन्ड इधर से टूट के ये इधर एक नया बॉन्ड बन गया। ठीक है ना, तो 4 मेंबर की 5 मेंबर में चली गई और एक कार्बोकेटाइन रिंग के अंदर बचा रह गया। ठीक है ना, अब आप देखिए कि आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये वाला जो कंपाउंड था ये 1-2 बॉन्ड शिफ्ट ना करके, ये जो 1-2 बॉन्ड है ये बॉन्ड इधर से इधर ना जा करके 1-2 बॉन्ड शिफ्ट ना करके 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट क्यों नहीं हो गया? ऐसा क्यों नहीं हो गया कि 1 डिग्री से यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट कर ले और 3 डिग्री वाला बना दे? ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो उसका रीजन सुनिए। उसका रीजन ये है
कि आप देखें ये वाला जो कार्बन था ना, ये वाला, और ये वाला जो कार्बन है, अभी ये कार्बन जो है ये वाला, ये sp3 कार्बन है। और आपको पता है कि sp3 कार्बन का जो एक्चुअल एंगल है इस केस में, इस सवाल में जो एक्चुअल एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो एक्चुअल एंगल 90 डिग्री है, बट रिक्वायर्ड एंगल कितना है, 109। और जैसे ये पॉजिटिव यहां से रिंग में आ गया, तो ये वाला जो कार्बन है ये अब हो चुका है sp2, और sp2 होती है इसका एक्चुअल एंगल तो अभी भी 90 है, लेकिन यहां पे अब जो रिक्वायर्ड एंगल है वो कितना हो गया, 120 डिग्री, तो 120 हो गया। तो आप देखिए कि पहले ये 90 से 109 पर था, और अब ये 90 से 120 तक चला गया। तो एंगल स्ट्रेंथ जो होती है ना, उसमें इंक्रीमेंट हो गया। एंगल बंदों के बीच में तनाव हो गया, क्यों, पहले ये 90 पे पड़ा था, जाना चाहता है 120 तक, और पहले 90 पे था, जाना चाहता है 109 पे। समझ नहीं पा रहे हो भाई, ये पहले 90 पे था और अभी इसको 109 तक जाना है। एक्चुअल एंगल 109 होना चाहिए था, लेकिन पड़ा 90 पे। लेकिन इसमें पड़ा तो 90 पे है, लेकिन जाना पड़ेगा 120 पे। तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ जो है ना, एंगल स्ट्रेंथ उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया। इसी वजह से कहते हैं कि इन दोनों में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसमें आप 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करा दें। इसमें रिंग एक्सपेंड करके आपको 4 मेंबर को 5 मेंबर में ले जाना होता है। एक सवाल और लेते हैं हम ऐसा ही, चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, देखें, ये 5 मेंबर है, इसके ऊपर कार्बोकेटाइन लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बॉन्ड ब्रेक करना है, और इस तरह से ब्रेक करना है कि पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव मिले। दोनों आइडेंटिकल है, कोई भी बॉन्ड आप ब्रेक कर सकते हैं। और जैसे ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो यहाँ नेगेटिव बन गया, बोलो, और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव बन गया। और अब क्या करना है, अब ये जो नेगेटिव है, अब ये जो नेगेटिव है, अब ये नेगेटिव और उस पॉजिटिव के साथ में एक नया बॉन्ड बना देना है। और जैसे ये नया बॉन्ड बना तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके एक बॉन्ड बना चुके हैं, और इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज बचा रह गया। और आप देखें कि ये 6 मेंबर रिंग बन चुकी है, और इसको नॉर्मल जो हेक्सागन होता है उसकी तरह भी आप रीराइट कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप देखें। इसमें आप देखें कि ये इस तरह का एक मैंने कार्बोकेटाइन लिया है। ध्यान दें, क्या इसमें 5 मेंबर के बाहर अल्फा कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है? यस। तो सबसे पहले इसमें रिंग एक्सपेंशन होने का क्राइटेरिया फुलफिल है, यानी इसमें रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। अब आप देखिए कि इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करें कि पॉजिटिव के बगल में क्या मिल जाए, पॉजिटिव मिल जाए। और जैसे ही आप ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव बन गया और यहाँ पे नेगेटिव बन गया। और अब क्या करना है, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव का एक नया बॉन्ड बना देना है। और जैसे ये नया बॉन्ड बनेगा तो आप देखोगे कि नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना चुके हैं, जबकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बचा रह गया। और आप इसको चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि इसको नंबरिंग कर दें आप, 1 2 3 4 5 देन 6। आप देखो इसमें 6 मेंबर की रिंग बन चुकी है, और ये मैंने 6 मेंबर यहां रिंग बना लिया, 1 और 2 3 5 और 6। ठीक है ना। अब आप देखिए कि इसमें जो कार्बन नंबर 1 था उस पे मैंने पॉजिटिव लगा दिया, और कार्बन नंबर 2 जो इसका पड़ोसी कार्बन है उस पे एक मिथाइल ग्रुप था जो मैंने बाहर की तरफ रिंग में ऐड कर दिया। अब आप बताएं क्या इस कंपाउंड में और कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? क्या ये 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कर सकता है? आप देखिए, अगर ये 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कर ले तो क्या ये 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि स्टेबिलिटी को और बढ़ा देगा। तो 5 मेंबर के ऊपर पॉजिटिव, इधर भी इस तरह का एक मिथाइल था, तो आप देखें कि ये 6 मेंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे मैं एक Br लगा दूं, ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन AgNO3 और H3O+ से करें। देखो Ag+ जो होता है ना, आप ध्यान रखिए Ag+ हेलोजनों के लिए बड़ा सेंसिटिव ग्रुप होता है। Ag+ कहीं से भी हेलोजन अगर उसको दिखे तो वो X- वहीं से खींच के ले आएगा। तो ये Ag+ क्या करता है ना, सबसे पहले Br- को खींच के ले आएगा, और जैसे ही Br- आएगा तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। और जो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, फिर क्या वो कार्बोकेटाइन पहले रिंग एक्सपेंड करके इस तरह का बन जाएगा, फिर 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करके वो इस तरह का बन जाएगा, और फाइनली जब वो रीअरेंज हो जाएगा, जब वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप देखोगे कि वहीं पे H2O से OH कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का वही है। आपको ऑप्शंस में ऐसे भी मिलेंगे, देखो कि इसी कार्बन पे एक OH लगा दिया, एक इस पे लगा दिया, एक डायरेक्ट इसी कार्बन पे OH लगा दिया, और मुझे नहीं कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो मेजर वही होगा जो रीअरेंज करने के बाद कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होने के बाद में उसमें H2O ऐड हो रहा है। ठीक है ना।
नेक्स्ट देखिए, अच्छा सेम इसी टाइप से अगर 4 मेंबर रिंग ली जाए तो पहले इसमें 4 मेंबर से 5 मेंबर में जाएगा, एक 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और फाइनली इस तरह का एक कंपाउंड बन जाएगा। आप कॉपी में इसका मैकेनिज्म बना के देखिए, सेम टाइप से इसका मैकेनिज्म होगा, आप खुद से करें। नेक्स्ट रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन बड़ा आसान है, इसमें क्या है 4 मेंबर का 3 मेंबर में जाएगा और 5 मेंबर का 4 मेंबर का 3 मेंबर में जाएगा और 7 मेंबर का 6 मेंबर में आएगा। देखो जो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए कंडीशन है कि पॉजिटिव चार्ज रिंग के अंदर होना चाहिए, जबकि रिंग एक्सपेंशन में क्या था, पॉजिटिव चार्ज रिंग के आउटसाइड होना चाहिए, बाहर अल्फा स्थिति में होना चाहिए। लेकिन रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिंग के अंदर ही पॉजिटिव होना जरूरी है, ठीक है। आपने देखा था कि 4 मेंबर के बाहर की तरफ पॉजिटिव है तो उसमें रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा और 4 मेंबर की रिंग के अंदर पॉजिटिव है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप जरा देखिए कि जैसे ही ये वाला जो कंपाउंड है तो एक बॉन्ड छोड़ना है, ये वाला बॉन्ड आपने ब्रेक करना है और इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करना है कि पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव मिल जाए। तो ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करोगे और जैसे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आप देखोगे कि ये जो है ना इस तरह का कंपाउंड बन गया। जैसे ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक किया कि पॉजिटिव के एडजेसेंट पॉजिटिव चार्ज मिल जावे तो यहां पे पॉजिटिव बन गया और यहां पे नेगेटिव बन गया और अब ये जो नेगेटिव और ये जो पॉजिटिव है इसका एक नया बॉन्ड बना देना है। जैसे नया बॉन्ड बनाओगे तो इस तरह का बन जाएगा। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं? और क्या ये एक सीपीएम स्टेबल कार्बोकैटाइन है? यस और नो? यस। और मैंने आपको बताया था कि सीपीएम कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी सर्वाधिक होती है, यानी इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन होके 4 मेंबर रिंग के अंदर जो पॉजिटिव है ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन करके सीपीएम कार्बोकैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन। हमने कुछ सवाल लिए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जिनमें रीअरेंजमेंट होगा और जिनमें रीअरेंजमेंट होगा उनका रीअरेंज प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, और साथ ही में ये भी बताना है कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें कि इसमें जो कार्बोकैटाइन है आप देखें ये फिलहाल 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है और जैसे ही यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, जैसे ही यहां से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पे ये कार्बोकैटाइन इस तरह का नया कार्बोकैटाइन बन जाएगा। और आप देखें कि इसमें जो नया कार्बोकैटाइन बना है इसमें 5 अल्फा एच अवेलेबल है, जबकि प्रीवियस कार्बोकैटाइन में 4 अल्फा एच अवेलेबल है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो रिजल्टिंग कार्बोकैटाइन है उसकी स्टेबिलिटी जो नया कार्बोकैटाइन जो बना है उसकी स्टेबिलिटी प्रीवियस कार्बोकैटाइन के कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो हम कहेंगे ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो बड़ी है कंपाउंड की। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए इसमें इस कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप है, तो अगर कोई एक मिथाइल यहाँ से माइग्रेट कर जाए और 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे इस कार्बन पे 2 मिथाइल आ जाएंगे और उस पे 2 मिथाइल बच जाएंगे और यहाँ पे कार्बोकैटाइन भी बनेगा। यू नो वेरी वेल दैट 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, इट इज 3 डिग्री कार्बोकैटाइन एंड it is 2 degree carbocation and 3 degree carbocation is most stable than 2 degree carbocation as well as 1 degree carbocation। तो हम कहेंगे कि जो 3 degree carbocation है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो ये रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 3 में आया। 3 में देखिए कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये रीअरेंजमेंट करेगा या नहीं करेगा। सवाल मेरा ये है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। ऐसा क्यों हुआ कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हुआ? क्योंकि आपने देखा है कि जो रीअरेंजमेंट होता है एक्चुअली रीअरेंजमेंट क्यों होता है? ताकि कार्बोकैटाइन अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सके। लेकिन जो पहले से यहाँ बना कार्बोकैटाइन है ये आप देखिए कि बैक बॉन्डिंग अवेलेबल है, इसमें इस OCH3 का प्लस इफेक्ट डोमिनेंट है क्योंकि यहाँ पे ये लॉन्ग पेयर कोऑर्डिनेट करके इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। तो आप कहोगे कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पास ऑलरेडी एक प्लस एन ग्रुप है, एक बैक बॉन्डिंग के लिए ग्रुप अवेलेबल है और जैसे ये यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट करके तो आप देखोगे कि ये भले ही 3 डिग्री हो जाए लेकिन इसका प्लस एन उसको वहां पे नहीं मिल पाएगा। तो जो नया कार्बोकैटाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी प्रीवियस कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आप कहोगे कि ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। तो सवाल नंबर 4 सेम लॉजिक का है, सवाल है जो नंबर 3 वाला था
कि यहाँ पे भी जो लॉन पेयर है इनका प्लस एम है, और प्लस एम होने की वजह से ये आगे रीअरेंज नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ये रिंग एक्सपेंड होगा तो यहाँ पे जो OCH3 है, रिंग एक्सपेंड होने के बाद में OCH3 का उसको प्लस एम नहीं मिल पाएगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। सवाल नंबर 5 में आए। सवाल नंबर 5 ये है कि ये जो कार्बोकेटाइन है ये राइट में आएगा रीअरेंज करके या लेफ्ट में आएगा, क्योंकि देखो दोनों ही तरफ ये 3 डिग्री होने वाला है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये लेफ्ट साइड में जाएगा और लेफ्ट में जो हाइड्रोजन है ये हाइड्राइड शिफ्ट करके इधर आना चाहेगा। ऐसा क्या हुआ कि ये राइट में ना जाकर के लेफ्ट साइड में ही रीअरेंज हुआ? तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे CPM स्टेबल कार्बोकेटाइन है। मैंने आपको पहले बताया है CPM कार्बोकेटाइन के बारे में। CPM कार्बोकेटाइन जो होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कंपाउंड्स में से एक है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए ये वाला जो कार्बोकेटाइन है इसमें आप देखो कि जो ये कार्बोकेटाइन है ये यहां भी जा सकता है और ये यहां भी जा सकता है, और दोनों ही केस में ये 3 डिग्री होने वाला है। लेकिन आप जरा मुझे ये बताओ कि उधर जाएगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा मिलने वाली है या नीचे की तरफ आएगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा मिलने वाली है? तो देखो जब यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होकर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे जब आएगा तो आप देखोगे कि इस CH3 की वजह से यहाँ 3 अल्फा H काउंट होंगे। हालांकि टोटल अल्फा H 3 नहीं होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ CH3 की वजह से 3 होंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ आएगा तो इथाइल की वजह से केवल 2 ही अल्फा H काउंट होंगे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिलेगा, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट करके ऊपर की तरफ जाना चाहेगा। तो आप कहोगे कि यहाँ पे ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्राइड शिफ्ट के दौरान ये जो नया कार्बोकेटाइन बनेगा वो यहाँ पे रीअरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्या इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यस और नो? देखो मैंने कहा था कि रीअरेंजमेंट के लिए स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबल। आप देखें पीएच यानी जो बेंजीन रिंग यहाँ लगी होगी तो वहां पे डबल सिंगल प्लस इसका रेजोनेंस अवेलेबल होगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से इसको यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे इस पॉजिटिव को रेजोनेंस नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी कम मिलेगी प्रीवियस कार्बोकेटाइन की कंपैरेटिवली। सवाल नंबर 9 देखें। सवाल नंबर 9 हमने पहले ही किया है कि अगर 4 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अल्फा कार्बन पे ही, या 5 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जस्ट पड़ोसी कार्बन पे, तो वहां पे रिंग एक्सपेंशन होता है और ये रिंग एक्सपेंशन के दौरान 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो 4 मेंबर रिंग या 5 मेंबर रिंग के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो रिंग एक्सपेंशन करते हैं, लेकिन 4 मेंबर रिंग के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिंग कॉन्ट्रैक्शन करता है। वो सवाल है ये वाला। यही सवाल मैंने आपको रिंग कॉन्ट्रैक्शन के केस में बताया भी था कि यहाँ पे जैसे ही 4 मेंबर रिंग के अंदर पॉजिटिव आया तो ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन करके CPM स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है और ये कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। नंबर 11 में देखें। 11 में 5 मेंबर के बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा और रिंग एक्सपेंशन के बाद में ये 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने आपको इसका मैकेनिज्म भी बताया था कि ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करना है कि पॉजिटिव के एडजेसेंट पॉजिटिव मिले, यहाँ नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव का नया बॉन्ड बन जाएगा, एक पॉजिटिव वहां बच जाएगा। तो वो सारा मैकेनिज्म मैंने आपको सिखाया है पहले। नेक्स्ट आप देखें, इसमें अगर आप चेक करोगे तो इसमें आप देखें कि ये वाला जो कंपाउंड है क्या ये रीअरेंज करेगा। तो आप देखें कि इसमें जो 4 मेंबर रिंग है ना, ये बाहर वाली जो रिंग है, इस 4 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। तो ये रिंग एक्सपेंशन होगा और ये रिंग एक्सपेंशन इस तरह से होगा कि 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर में कन्वर्ट होगी। और ध्यान दें कि ये वाला जो रिंग है, ये रिंग इस तरह से रिंग का बॉन्ड ब्रेक करना है कि पॉजिटिव चार्ज ये एडजेसेंट स्थिति पे क्या मिले, पॉजिटिव चार्ज मिले। इट मींस ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक करेंगे और यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बन गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कौन सा चार्ज बन गया है भाई, पॉजिटिव चार्ज। क्या यहाँ पे पहले से ही एक पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल था, बोलो, क्या यहाँ पे पहले से ही एक पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल था? यस। और अब आप देखिए कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे, नया बॉन्ड बनाएंगे। और जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव का नया बॉन्ड बनेगा तो आप देखोगे कि ये 6 मेंबर रिंग है
और इन दोनों कार्बनों को काउंट करते हुए, इस कार्बन को और इस कार्बन को काउंट करते हुए ये जो रिंग बनी है ये 5 मेंबर की रिंग बनी है। तो ये एक 6 मेंबर रिंग है और इन दोनों कार्बनों को काउंट करते हुए इधर 5 मेंबर की रिंग बना दी मैंने। और फाइनली इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना लेंगे। तो फाइनली इस तरह का एक कंपाउंड बन जाएगा। ये इसका रीअरेंज प्रोडक्ट है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है और बाइसाइक्लो की जो कॉमन कार्बन होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं बनता, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा वो ब्रेड्स रूल केवल उन्हीं कंपाउंड्स में फॉलो होता है जिनमें 1 हेड 2 हेड कार्बन अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये 0 हेड वाला कंपाउंड है, यहां ब्रेड्स रूल काम नहीं करता। 14 नंबर का सवाल आप देखिए, इसमें ये एक्चुअली ये जेई में आया हुआ सवाल है, 2010 या 2011 का था, मुझे ठीक से नहीं मालूम, ठीक है ना। वो सवाल ये था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज ये किधर की तरफ माइग्रेट करेगा, किस कार्बन पे शिफ्ट होगा, राइट वाले कार्बन पे या लेफ्ट वाले कार्बन पे। उन्होंने नंबरिंग किया था और पूछा था कि ये किस कार्बन पे शिफ्ट होगा। तो आप देखिए कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज राइट में आता है तो इसको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड में जाता है तो इसको इस लोन पेयर का, OH के लोन पेयर का, ऑक्सीजन के लोन पेयर का प्लस एन स्टेबिलिटी मिलेगी। और प्लस एन जो है वो कार्बोकेटाइन, जो नया कार्बोकेटाइन बनने वाला है उस कार्बोकेटाइन को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है और ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके ये नया कार्बोकेटाइन